हमारे पास प्रश्न है 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी गड्ढे खोदकर निकाली गई मिट्टी से बनी 25 सेंटीमीटर मोटी और 60 मीटर लंबी दीवार की ऊंचाई क्या होगी। हमें पूछा जा रहा है ऐसे दीवार बनाना है जिसकी मोटाई 25 सेंटीमीटर और लंबाई 60 मीटर की हो। उस दीवार की हमें क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। और हम मिट्टी कहाँ से ले रहे हैं, एक गड्ढे खोदकर। उस गड्ढे की लंबाई जो है 5 मीटर है और चौड़ाई जो है 4 मीटर है और गहराई जो है 3 मीटर है। तो इस प्रकार इसमें समझने वाली बात हमारे पास क्या है उसको देखिए। अब समझने वाली बात यह है कि गड्ढा जो खोदा गया है वो गड्ढा सभी मीटर की नाप पर है। ये देखिए, ये मीटर है 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। जबकि दीवार जो बन रही है वो दीवार की हमें लंबाई तो बताया गया है, वो लंबाई है 60 मीटर की, लेकिन उसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें सभी नाप को एक समान करना होता है और एक समान करके ही हमें बनाना होता है। तो हम दो चीज़ एक साथ बताएंगे यहाँ पर कि इसको बनाया कैसे जाता है और साथ साथ हम उसकी माप को एक माप पे कैसे लाएंगे उसको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि गड्ढे जितना खोदा गया है उस गड्ढे को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सभी मीटर में है तो सभी मीटर को हम गुणा करेंगे। देखिए 5 गुणित 4 गुणित 3। अब इससे क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा आयतन। देखिए गड्ढे का जो आयतन है वही आयतन दीवार का होगा। तो गड्ढे की आयतन से दीवार की आयतन को हमें क्या कर देना होता है, भाग दे देना होता है। तो दीवार की आयतन क्या है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो हमने पहले ही बताया कि सेंटीमीटर को हम सबसे पहले मीटर में ही बदल दें ताकि भाग देने में सुविधा हो। तो 0.25 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया जाता है। तो ये 25 है, तो हमने 2 अंकों के बाद इधर दशमलव लगाया 25 पर, तो ये 0.25 हो गया गुणित 60। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी मीटर हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, सबके सब मीटर हो गए। और हमने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर किसी गड्ढे को जो खोदा गया है उससे निकली हुई मिट्टी का कुल आयतन इतना मीटर घन मीटर होगा और जो दीवार बनेगी उसकी जो घन मीटर भी समान होनी चाहिए, तब ऊंचाई हमें निकल जाएगा। तो इसी को हम अब भाग दे देंगे, हल कर देंगे तो ये पूरी तरह से उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि किसी संख्या भी इस प्रकार से दशमलव हो, चाहे ऊपर हो या नीचे, तो उस दशमलव को हटाने के लिए क्या किया जाता है इसको भी आप समझ लें। दशमलव को हटाने के लिए जैसे नीचे की संख्या पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम ऊपर की किसी भी संख्या पे, चाहे 5 में हो या 4 में हो या 3 में हो, किसी पर भी हम क्या कर देंगे, 2 शून्य लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे। 2 शून्य हम क्यों लगा रहे हैं इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब दशमलव के बाद 2 अंक होने के कारण हमने 3 पर 2 शून्य लगा के इसे 300 बना दिया और इसके आगे की जो दशमलव है उस दशमलव को हमने हटा दिया और शून्य भी हट जाएगा उसके साथ। अब नीचे बचा 25 और 60, ऊपर बचा 5, 4 और 300। अब हम इसे जब हल करेंगे तो इसकी उत्तर जो है हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो अब इसे हल करने का या कैंसल करने का या कटाने के जो तरीके हैं उसको ध्यान दीजिए। ये शून्य यदि हो ऊपर और नीचे तो शून्य को सबसे पहले कैंसिल कर दो। अब उसके बाद जो जिसके साथ कटता है तो उसके साथ इसे कैंसिल करो या कटाओ। तो 6 से ये कैंसिल होगा, ये 30, तो 6 पंचे 30, ये 5 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पचे 25, इधर 5 बचा। अब इस 5 से 5 एकम 5 और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 1। अब ये सारे कट के क्या हो गए, समाप्त हो गए और बचे क्या, 4। तो अब उस दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर। मेरे ख्याल से आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और ऐसी जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न हो उसमें से एक तरफ को आप जो आयतन की प्रश्न होगा उसको सबको गुणा करेंगे, दूसरी तरफ के सभी आयतन जो दिए रहेंगे उसके साथ उसको भाग दे देंगे, तो आपका तीसरा जो पूछा जाया रहेगा वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये दीवार की ऊंचाई 4 मीटर होगी। अब हम प्रश्न को बदलने जा रहे हैं। प्रश्न बदलते तक आपके सामने हमारे इस वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का पूरा समय है। तो प्रश्न बदलते तक आप यह काम कर लीजिए। अब हम प्रश्न बदल देते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब की बार जो प्रश्न आया है वो कौन सा है इसको देखिए। अब की बार जो प्रश्न आया है
वो है एक ड्रम जिसमें 250 लीटर तेल था। 250 लीटर तेल से भरा हुआ एक ड्रम था जिसका 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया, खराब हो गया। अब ड्रम में कितना तेल बचा है, तो हमें क्या करना है, ये 250 का हमें 5% ज्ञात करके उसे क्या कर देना है, 250 से घटा देना है। बहुत बड़ा काम इसमें हमें नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 200 किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, 250 का 5%। तो 250 तो हमने यहाँ लिख रखा है। अब इसका 5% निकालना है तो 250 के साथ 5 का गुणा कर दिया जाता है। चलो हमने 5 का गुणा कर दिया। और हमेशा प्रतिशत निकालना हो तो नीचे 100 लिख दिया जाता है। इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 250 का 5% हमारे पास निकल के आ जाएगा, और निकल के आ जाएगा तो उतने ही तेल बर्बाद हुआ। तो ये 250 से हम घटा देंगे तो अब ड्रम में कितना तेल है ये हमें पता चल जाएगा। चलिए इसको हम घटाना शुरू करते हैं और घटाते हैं। तो 0 0 पहले कैंसिल हो गया। हम बार बार बताते हैं कि 0 यदि लास्ट में हो तो आप उसे कैंसिल जरूर कर दीजिएगा। अब है हमारे पास 5 एक कम 5 और 5 दूने 10। अब नीचे क्या बचा, 2, ऊपर बचा 25। अब 2 से 25 को भाग देंगे तो हमारे पास संख्या दशमलव में आएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या आधा हो जाता है। किसी भी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये 25 का आधा हो जाएगा। 2 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आधे हो जाएंगे। तो 25 का आधा हो जाता है 12.5, है ना, 12.5। 25 का आधा 12.5। किसी भी संख्या को 2 से भाग दो तो पहाड़ा नहीं भी पढ़ोगे तो भी ठीक है, उसका आधा करना आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार 12.5 लीटर बर्बाद हुआ। अब इसमें से हमें इसे क्या कर देना है, घटा देना है। किससे, 250 लीटर में से कितना घटाना है। अब दशमलव संख्या ध्यान दीजिए, इसको भी हमें दशमलव संख्या में बदलना है 250 को, और इसको ठीक दशमलव के सामने रख करके 12.5 लगा के इसे हमें घटा देना है। जो उत्तर हमारे पास आएगा वह जो है तेल, बचा हुआ तेल है। तो यहाँ पर अब हम इसको घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, अब ये 9 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, दशमलव के सीधे में दशमलव। ये हो गया है अब 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 का हमारे पास 2 ही आएगा, यानी कि 237.5 इसका उत्तर हमारे पास आता है। तो यहाँ है 237.5 सी उत्तर। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर वही काम करते हैं, अगले प्रश्न बदलते हैं। और प्रश्न बदलते तक आपके पास समय है कि आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और हम चले जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है और इसका हल हमें कैसे करना है उसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर है प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 का, ध्यान दीजिए ये संख्या समूह दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समूह 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज। तो यहाँ पर आपको समझना है कि उभयनिष्ठ गुणज क्या है और प्रथम 3 क्या है और 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो मतलब सीधी सी बात है कि 8 और 12 से भाग जाने वाली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कौन सी है। पहला शुरू में तो 8 और 12 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी होती है, जो 8 और 12 का लघुत्तम होता है। तो हम चलिए 8 और 12 का लघुत्तम ले लेते हैं। 8 और 12 का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। और लघुत्तम आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो 8 और 12 जिस संख्या से कटते हैं, बड़े से बड़े, उससे भी आप कटा सकते हैं, लेकिन एक साथ कटना चाहिए। तो हम इसे चलिए सीधे 4 से कटा देते हैं। 4 से दोनों कट जाते हैं। 4 तिया 4 दूने 8 और 4 तिया 12। 4 दूने 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या प्राप्त हो गए, 2 और 3। अब ये दोनों एक साथ नहीं करते हैं तो हम सीधे गुणा कर सकते हैं। 4 गुणित 2 गुणित 3, तो इसका लघुत्तम निकल जाएगा। 3 दूने 6 और 6 चौक 24। हमारे पास पहला संख्या प्राप्त होता है 24। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ पहला गुणज, प्रथम गुणज है ना, प्रथम 3 पूछा गया है। तो प्रथम गुणज हमारा 24 है और दूसरा गुणज
गुणज जो है 24 का 2 गुना है ना, 24 का 2 गुना यानी कि 24 दूने 48, और तीसरा हमारा इसका गुणज होगा 24 तिया 72। तो ये प्रथम 3 गुणज है। इससे आगे और बढ़ेंगे तो 96 भी हमारे सामने आ जाएगा, 24 चौक 96 आएगा। तो इस प्रकार प्रथम 3 पूछा गया है, तो हमें चौथा के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उत्तर देखें कि 24, 48 और 72 कहाँ पर है। तो ये है हमारा 24, 48 और 72, अर्थात निम्नलिखित में से है ना, इन संख्या समूहों में से 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ का मतलब वही है कि दोनों से साथ साथ भाग जाने वाली गुणज यानी कि संख्या को हम उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है इसको भी हम देखें, और अगले प्रश्न में क्या प्रश्न आता है और इसे कैसे हल करें। तो हमारे पास प्रश्न आ गया, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये ध्यान दीजिए, हमें अभाज्य संख्याओं का योग जब ज्ञात करना है तो इसका कोई सूत्र या फार्मूला नहीं है। हमको 50 से 90 के बीच उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा और जोड़ना होगा। तो आप लोगों को हम एक बात और सलाह देते हैं कि आप लोग 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्या है उसको आप तैयारी कर लें और उसे आप याद कर लें। तो इसे फटाफट हम कर देते हैं। तो 50 के बाद 53 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद आपका 59 है, उसके बाद आपका 61, 67 आएगा, 61 आएगा, 67 आएगा। इस प्रकार आप सारे संख्याओं को आप जोड़ते जाएं। 71, 73 और 79 आता है, 71, 73 और 79 आता है। उसके बाद आ जाता है 83 और उसके बाद 89। क्योंकि 90 तक पूछा गया है तो ये हमारे पास इतने संख्या है। और यदि हम इस सारे संख्याओं को आप जोड़कर देख लेंगे, इन सारी संख्याओं को हम यदि जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 635। इसको जोड़ने में आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो इसमें से 635 इसका योग बनता है। 635 हम जोड़े भी तो देखिए 3 9 12, 1 13, 13 और 7 20 और 1 21 और 3 24, 24 9 33 और 3 36 और 36 और 9 45 का 5 हासिल आया। 4 4 5 9, 9 5 14, 6 20, 6 26, 26 और 7 हो जाएगा 33 और 7 40, 7 47 और 8 55 और 55 और 8 63। इस प्रकार 600 क्या हो जाएगा 35 इसका उत्तर है। तो आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक व्यू लाएं, तब हम ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सिलसिला जारी रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।